Hi everyone, this is 22nd video of our C programming language series and in today's video we are going to discuss the topic of recursion. So अपने लास्ट वीडियोस में हम फंक्शंस को कंप्लीट कर चुके थे और आज की वीडियो में हम रिकर्जन पढ़ेंगे। अब ये रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन एक प्रोसेस होता है, एक एल्गोरिदम होती है जहाँ फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना हो किसी नंबर का, लेट्स से मुझे 5 फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, कैसे निकालते हैं 5 फैक्टोरियल? फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 फैक्टोरियल चाहिए, दैट इज ये, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। इसे बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 4 फैक्टोरियल निकालना हो तो आपको सिर्फ इस पार्ट की नीड होगी। तो अभी हमें क्या समझ आ रहा है इससे, कि जिस भी नंबर को हमें चाहिए, जैसे हमें 5 फैक्टोरियल चाहिए तो हमें 5 चाहिए और हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। तो हम क्या इससे ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ही फंक्शन बनाएं जिससे 5 का भी फैक्टोरियल निकल जाए और 4 का भी फैक्टोरियल निकल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, यानी सेल्फ रिपीट कर रहा है फंक्शन खुद को। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन एक वो प्रोसेस होता है जहां पर फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, उसे बोलते हैं रिकर्जन। अब फंक्शन खुद को कॉल कब तक करेगा? जब तक हम उसमें कोई कंडीशन ना दें। लेट्स से कि मैंने रिकर्जन लगाया है फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 का, तो ये रिकर्जन तो चलता ही रहेगा। पहले 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए वो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल करेगा, फिर 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल करेगा, फिर 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। इसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, 1 से 0 0 इस तरह से चलता ही रहेगा ये। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बेस कंडीशन का। इसको बोलते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन आपका होता है ताकि ये जो रिकर्जन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ना चले। यानी जो स्टॉपिंग कंडीशन होती है आपकी, उसको बोला जाता है बेस कंडीशन। ठीक है। इसको बोलते हैं बेस कंडीशन। जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन होती है उसको बोला जाता है बेस कंडीशन। ये रिकर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपका जो रिकर्शन है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेस कंडीशन का। ठीक है। तो जो कंडीशन हम बेस कंडीशन जो हम देते हैं उसको बोलते हैं बेस कॉल, और जब हम रिकर्जन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। अब एक हम प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं। 5 फैक्टोरियल, यानी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल ही फाइंड करेंगे रिकर्शन की हेल्प से। और रिकर्शन बेसिकली एक तरह का आइट्रेशन ही है। आइट्रेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये काम आइट्रेशन की तरह ही कर रहा है ना। यही चीज़ आप फाइंड कर सकते थे लूप लगाकर, फोर लूप लगा सकते थे इस तरह से, है ना। लेकिन ये थोड़ा इजी टू राइट होता है एज कम्पेयर टू फोर लूप। लेकिन सिस्टम के लिए रिकर्जन ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, रिकर्जन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा सिस्टम के लिए। क्योंकि सिस्टम में क्या हो रहा है, पहले वो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल करेगा, फिर 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा, है ना। तो यानी एक स्टैक क्रिएट होता है। अब स्टैक क्या होता है? स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है वैसे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। स्टैक होता है इस तरह से कुछ कि एक के ऊपर एक कोई डेटा स्टोर हुआ जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम कोइंस का कोई पिलर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले एक कॉइन रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखेंगे, फिर थर्ड कॉइन, फिर फोर्थ कॉइन, है ना। तो इस तरह से कॉइन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। आपने बचपन में पहले बहुत किया होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉइन्स को निकालना है तो आप क्या करेंगे? जो कॉइन आपने सबसे लास्ट में प्लेस करा है, जो सबसे टॉप पर प्लेस्ड कॉइन है, आप सबसे पहले उसको निकालेंगे। लेकिन वो तो लास्ट इन हुआ था, सबसे बाद में आपने उसको रखा और सबसे पहले निकाला। तो इस उसको बोलते हैं लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये थोड़ा सा स्टैक का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये पता हो तो अच्छी चीज़ है, वरना आप इसे डेटा स्ट्रक्चर में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। पहले फंक्शन आया 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, फिर वो ऊपर पहुंच गया। ये 5 हो गया, ये पता नहीं क्या बन गया था, इसको भूल जाइए, हटा दीजिए। फिर वो ऊपर पहुंच गया, वो ऊपर गया 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, फिर वो और ऊपर पहुंच गया, वो गया 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, फिर वो और ऊपर पहुंचा 2 फैक्टोरियल निकालने के लिए,
ओहो, ये थोड़ा गलत बन गया है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये फैक्टोरियल का सिंबल बना रहा था मैं। और फिर वो लास्ट में यहाँ पर गया है वन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। अब वन का फैक्टोरियल क्या होता है? वन का फैक्टोरियल तो वन ही होगा, है ना? वन का फैक्टोरियल वन ही होता है। तो फिर वो वापस रिटर्न करेगा इसको कि वन का फैक्टोरियल तो वन हो गया। अब ये टू की मल्टीप्लाई कर देगा वन में, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा टू फैक्टोरियल का आंसर, यानी टू होता है। और थ्री की मल्टीप्लाई यहाँ पर टू से हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा सिक्स, वो इसको पास कर देगा। अब फोर मल्टीप्लाई कर देगा सिक्स में, तो वो 24 बन जाएगा। और फिर यही कंडीशन रिटर्न हो जाएगी, यानी ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी फाइव को, ये फाइव फैक्टोरियल को, तो फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 में, और हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो इस तरह से काम करता है। इसको बोला जाता है कॉल स्टैक। ये हो गया आपका कॉल स्टैक। दिस इज योर कॉल स्टैक। ठीक है, तो इसी तरह से काम करेगा। अब वन का फैक्टोरियल वन कैसे हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ करी है बेस कंडीशन। वरना ये तो वन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद ये तो चला जाते जीरो पर, और जीरो से मल्टीप्लाई होती तो सारा आंसर हमारा जीरो हो जाता, है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पर बेस कंडीशन देके इसको यहीं पर रोक दिया कि नहीं, अब आपको इससे नीचे नहीं जाना है। अब ये बेस कंडीशन की वजह से वन का फैक्टोरियल जो है वन रिटर्न हो गया, ये बेस कंडीशन की वजह से हुआ, ये रिटर्न वन। तो आइए अब इसके ऊपर एक कोड करते हैं। सो हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main। तो पहले हम एक जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर चाहिए होगा, तो उसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं n, और स्कैन एफ परसेंट डी, जो कि स्टोर रहेगा n में, राइट। और अब हमें इस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो हम फैक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर, और उसके अंदर पास कर देंगे हमारा आर्ग्यूमेंट n। तो ये ठीक है, और वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम स्टोर कराएंगे इसमें h में, और यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं h को भी। और ये रहेगा प्रिंट एफ, बाद में जो हमारा आंसर होगा उसको प्रिंट भी कराएंगे। सो प्रिंट एफ परसेंट डी एच रिटर्न जीरो। अब हम अपना फैक्ट फंक्शन को क्रिएट करेंगे, जो हो जाएगा इंट फैक्ट। डेटा टाइप उसका इंट लिया है क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, और जो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास होगा उसका भी डेटा टाइप हम मेंशन करेंगे। तो डेटा टाइप हम लेट्स से एन ही कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इफ एच सॉरी एन इज इक्वल टू वन, देन रिटर्न वन, else return factorial into n, सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं होगा यहाँ पर, n इंटू फैक्ट n माइनस वन। यहाँ पर n माइनस वन इसलिए किया है क्योंकि अगर यहाँ पर फाइव का फैक्टोरियल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल फाइव का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ फोर, है ना? अभी हमने जैसे डिस्कस करा था। और फोर का फैक्टोरियल होगा तो दोबारा से फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से चलेगा, उसके बाद ये यहाँ पर फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री, फिर थ्री इंटू फैक्टोरियल ऑफ टू, फिर टू इंटू फैक्टोरियल ऑफ वन, एंड लास्ट में जब ये वन को फाइंड आउट करने जाएगा, जब ये एन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा वन। इसका मतलब उस टाइम पे हम रिकर्जन कॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपकी बेस कंडीशन, इसको बोलेंगे बेस कंडीशन। ये हो गई बेस कंडीशन, और ये हो गया आपका रिकर्सिव कॉल, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल।
रिकर्सिव कॉल, राइट। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बनेगा, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। सो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। और जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है एंड अवर आंसर इज 120, तो देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो इस तरह से आपका फंक्शन, ये जो कोड है रिकर्सिव फंक्शन का, वो आप बना सकते हैं। और एक बार आप इसको दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारी बेस कंडीशन थी, ये ज़रूरी थी, वरना रिकर्सिव फंक्शन बार बार कैलकुलेट होता रहता, बार बार चलता रहता, तो उसके लिए हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन। और जैसे ही ये n इज इक्वल टू 1 हुआ, तो उस टाइम पे हमारी जो वैल्यू रिटर्न हुई वो 1 हुई। एल्स अगर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर रिटर्न हो जाएगी वैल्यू n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये अभी बिल्कुल मैंने समझाया था, अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ठीक है, अब ये दोबारा से आपने 4 के लिए फंक्शन को कैलकुलेट कॉल करा है, ठीक है। तो फिर से जाएगा यहाँ पर और वो देखेगा कि क्या n इज इक्वल टू 1 है, नहीं, इस टाइम आपका n 4 के इक्वल है, तो यानी ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। तो 3 के लिए फिर से ये फंक्शन काम करेगा और चेक करेगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर से चलेगा फंक्शन 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब 1 के लिए फिर से चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 हो गया है n के इक्वल, यानी n इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपके n की वैल्यू 1 है, तो उस टाइम ये रिटर्न कर देगा 1 को, और जब ये रिटर्न करेगा 1 को, तो 2 इंटू 1, राइट, 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर ये रिटर्न करेगा किसको, जब आपने इसको 3 के लिए कॉल करा था, ठीक है, जब ये फैक्टोरियल फंक्शन 3 के लिए कॉल हुआ था, तो उसको रिटर्न करेगा 2 इंटू 1, जैसा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था। ये इस तरह से कुछ एक, आप इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको समझ आएगा। तो जैसे ही ये 1 हुआ तो 1 ने 2 फैक्टोरियल वाले फंक्शन को रिटर्न करी वो चीज़, फिर 2 इंटू 1 गया 3 फैक्टोरियल के पास, उसमें 3 की मल्टीप्लाई हो गई, फिर वो वैल्यू गई 4 फैक्टोरियल के पास, उसमें 4 की मल्टीप्लाई हो गई, एंड एट लास्ट वो वैल्यू गई 5 फैक्टोरियल के पास, जिसमें 5 की मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।